तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और इसे ही उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है वो अपन देखेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, इसके सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं? अगर एक शब्द में कहें हम सब तो सभी कोर्टों के कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं आप। मतलब जितने भी कोर्ट होते हैं भारत के अंतर्गत, न्यायपालिका के अंतर्गत, सभी कोर्ट से जो सबसे बड़ा वाला कोर्ट होता है उसे अपन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसका स्थान कहां पर है? दिल्ली। संख्या कितनी है? 1 है, याद रखना है 1 है। जबकि हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? 25। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। क्या अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या पावर है, संसद के पास ज्यादा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा पावर है? तो आज अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम इसके नाम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। दूसरी वाली बात अगर हम करें हिंदी में तो इसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय भी इसे कहा जाता है। इसे उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना, उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जाना जाता है। उच्च न्यायालय अलग होता है, उच्चतम न्यायालय अलग होता है। उच्च न्यायालय की बात करें तो इसे हाई कोर्ट कहते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इसे कहा जाता है। सर्वोच्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब ही होता है सर्वोच्च। अब इसके बारे में अपन पूरा का पूरा पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं, आर्टिकल्स के बाद इनको डीप में अपन समझेंगे। तो पहले बस एक बार इसके मेन जो आर्टिकल्स है सारे आर्टिकल्स अपन देख लेते हैं, उसके बाद इसको डीप में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आर्टिकल दे रखा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना एवं गठन। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कैसे होगी, इसका गठन कैसे होगा, इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है, और वो न्यायाधीशों की योग्यता क्या होगी, वो सारा डिटेल अपन आर्टिकल 124 के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। तो ये याद रखना आपको आर्टिकल 124 के अंतर्गत। फिर दे रखा आर्टिकल 125 के अंतर्गत न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनके वेतन कितने होंगे, उन्हें कितने अलावेंस दिए जाएंगे, उनकी सैलरी कौन देगा, ये सारी चीजें अपन आर्टिकल 125 के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर दे रखा है आर्टिकल 126, इसके अंतर्गत होता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इसको भी मैं पूरा डीप में समझाऊंगा। फिर दे रखा आर्टिकल 127, इसमें दे रखा तदर्क न्यायाधीशों की नियुक्ति। फिर है आर्टिकल 128 जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त मत। अगला दे रखा है आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। फिर दे रखा है आर्टिकल 130 जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली है। फिर अगला है आर्टिकल 131 जिसमें सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है, मतलब इसके प्रारंभिक अधिकार आप बोल सकते हो। फिर 132 है कुछ मामलों में अपीली, ये अपीली गलत लिखा हुआ है, एक्चुअल में अपीली ऐसा लिखा रहता है, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो ये अपीली ऐसा है, वो गलत लिखा हुआ है। तो कुछ मामलों में अपीली अधिकारिता। फिर आर्टिकल 133 में दे रखा है सिविल मामलों में अपीली अधिकार। अगला है 134 में दांडिक मामलों में अपीली अधिकार, और 135 में फेडरल है, वो फेडरल न्यायालय की शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रयोग होगी। फिर आर्टिकल 136 में अपील के लिए विशेष इजाजत, और 137 में न्यायिक पुनरावलोकन। फिर अगला 138 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता, और 139 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, तो सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति। ये अपन पूरा डीप में समझेंगे। और 139A में दे रखा है कुछ मामलों का अंतरण, और 140 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां, और 141 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। और 142 में अगर हम देखें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन। और 143 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी याद रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। फिर 146 दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों एवं सेवकों के व्यय। ठीक है, अब अपन इसको डीप में पढ़ेंगे आर्टिकल 124 से। ठीक है, अब समझते पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं स्थापना। तो दे रखा है आर्टिकल 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होगा, किंतु संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या पुनर्निर्धारित कर सकती है।
इस लाइन को अच्छे से समझते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ तो पहले न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो 1+7 थी। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, ठीक है। और जिनको समय समय पर कौन बदल सकती है, तो संसद बदल सकती है। कहने का मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बदल कौन सकता है, तो आपको याद रखना है कि इसको संसद बदल सकती है। जैसे जैसे देश बड़ा होता जाएगा, केस ज्यादा होते जाएंगे, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो न्यायाधीशों की संख्या को भी बढ़ाया जा सकता है। तो प्रारंभ में हम अगर देखें तो प्रारंभ में 1+7 या 1+7 आप याद रखें, तो पहले 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें जिनकी संख्या 2 दिसंबर 2008 को कितनी कर दी गई थी, तो 30+1 कर दी गई थी। मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। और यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये 30 मतलब पहले 7+1 थी और मतलब 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। फिर 2 दिसंबर 2008 से ये संख्या कर दी गई थी 30+1, ठीक है। फिर इसे 2019 से 33+1 कर दिया गया, 33+1। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 और अलग होंगे। तो अभी अगर हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं। 33 न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो DY चंद्रचूड़ जो है वो अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो प्रारंभ में संख्या कितनी थी, 7+1 थी, 30+1 हुई, 33+1 हुई। तो ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट को है, मतलब हमारे देश की संसद को है, ठीक है। और आपको बता ही दिया था कि संसद किसको कहते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति, तीनों को से मिलने वाली को संसद कहते हैं। अब अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श से करके की जाती है जिनसे वह परामर्श करना आवश्यक होता है। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। तो मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर अभी हम देखें 33+1 है, तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से या फिर ऐसे न्यायाधीशों से जिनसे परामर्श करना राष्ट्रपति उचित समझता है, उनसे परामर्श करके की जाती है। जैसे अगर मान लो या मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है तो इन 33 से, और भारत के जितने भी हाई कोर्ट है, जैसे 25 हाई कोर्ट है, उन 25 हाई कोर्ट में से किसी भी हाई कोर्ट से जिनसे परामर्श करना राष्ट्रपति उचित समझता है, उन न्यायाधीशों से परामर्श लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। पर अगर इन 33 न्यायाधीश में से किसी एक न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और बाकी के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से और ऐसे न्यायाधीश से जिनसे राष्ट्रपति परामर्श करना उचित समझता है, उनसे परामर्श करके इस न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ये आपको याद रखना। तो मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। किससे परामर्श करके करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्लस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श करके करता है, जिनसे परामर्श करना वो उचित समझता है। ये आपको याद रखना है। फिर आते अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों के परामर्श करके की जाती है, ठीक है। अब चलते आगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी योग्यता, मतलब जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में चुने जाते हैं उनकी योग्यता क्या होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है, पहला भारत का नागरिक होना। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि अगर भारत में मेंबर भी आपको बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। तो यहाँ तो आप भारत के मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं या अन्य न्यायाधीश बन रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना जरूरी है। मतलब भारत का नागरिक नहीं है अगर कोई व्यक्ति, तो वो न्यायाधीश नहीं बन सकता। अगला पॉइंट दे रखा है 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्ष तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बता दिया, 5 साल तक हाई कोर्ट में
या 10 साल तक हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों में अधिवक्ता रहा हो, किसी में भी रहा हो, 10 साल होना चाहिए कवर बस उसका। तो या तो 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो या 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, चाहे हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट में। अधिवक्ता मतलब वकील समझ लीजिएगा आप, गवर्नमेंट वकील। तो ये अगर इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन न्यायाधीश के पास है तो उसे चुना जा सकता है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की राय में एक प्रसिद्ध विधिवक्ता हो। तीसरा पॉइंट यहां दे रखा है कि राष्ट्रपति की राय में एक प्रसिद्ध विधिवक्ता हो, उस व्यक्ति को भारत के न्यायाधीश चुना जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए, पहला और लास्ट तो बहुत आसान है, आप कोई भी याद रख सकता है। भारत का नागरिक और राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध विधिवक्ता हो। पर जो दूसरा वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाई कोर्ट में 5 साल तक या हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन न्यायाधीशों की पद अवधि, मतलब उनका कार्यकाल कितने साल का होगा। तो वैसे तो यह दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर रहेंगे। मैंने कहा कि या तो उनका कार्यकाल जितना रहेगा तब तक रहेंगे, या फिर 65 साल की आयु अगर पूरी कर चुके हैं तो 65 साल की आयु पूरी होने तक ही अपने पद पर रहेंगे। अगर कोई न्यायाधीश मान लो कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उसकी एज 66 हो जाती है या 65 प्लस हो जाती है तो उसको अपना पद छोड़ना होगा। मतलब कोई भी न्यायाधीश 65 प्लस का नहीं हो सकता, बस आपको इतना याद रखना है। तो पद अवधि का मैंने आपको बता दिया, या तो अपना टाइम पीरियड खत्म होना चाहिए या फिर 65 साल की आयु, दोनों में से जो पहले पूरा होगा वो टाइम पीरियड इनका रहने वाला है। सेवानिवृत्ति के पूर्व भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। अगर मान लो किसी न्यायाधीश को पहले ही हटना है तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर हम अपना पद छोड़ सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई न्यायाधीश है उसे अपना पद छोड़ना है तो वो त्यागपत्र किसे सौंपेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो याद रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। फिर अगला चलता है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। अब मान लीजिएगा कि कोई न्यायाधीश अपने पद से नहीं हट रहा है या अपने पद का उल्लंघन कर रहा है, तो उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले पद मुक्ति संबंधी प्रस्ताव लोकसभा के मामले में 100, राज्यसभा के मामले में 50। अब ऐसा क्यों है कि लोकसभा के मामले में 100 और राज्यसभा के मामले में 50? तो उसका रीजन ये है कि लोकसभा बड़ी है और राज्यसभा छोटी है। क्योंकि लोकसभा में अपन देखते हैं तो 545 या प्लस में, या फिर इधर देखते हैं राज्यसभा में तो 250 इतने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के मामले में 100 सदस्य चाहिए हमें और राज्यसभा के मामले में मात्र 50। ठीक है, लोकसभा के मामले में 50, राज्यसभा के मामले में 100 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके पत्र लोकसभा के मामले में लोकसभा के स्पीकर को, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति को सौंपते, जिसे लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ये उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो यह दे रखा है कि 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित कर लोकसभा में, यहां दे रखा है कि 100 सदस्यों द्वारा राज्यसभा, ये उल्टा लिखा हो इसमें, आपको याद रखना। सबसे पहले पद मुक्ति के संबंध में लोकसभा के मामले में 100, राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति को सौंपा जाता है, जिसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। सही लिखा है। क्या दे रखा है? लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष को देना, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति को देना, जिसको वो स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति एक 3 सदस्यीय समिति गठित करता है। अब 3 सदस्यीय समिति गठित करने के बाद में कौन कौन होंगे उस 3 सदस्यीय समिति में, मैं आपको सजेस्ट करता हूं। पहला दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई वरिष्ठ न्यायाधीश। जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा रहे तो इन 33 में से कोई एक तो रहेगा ना, उनमें से किसी एक न्यायाधीश को चुन सकते हैं, या फिर अन्य न्यायाधीश में से किसी को हटा रहे तो एक मुख्य न्यायाधीश ले सकते हैं। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो जाएगा
और हमारे 25 हाईकोर्ट में से किसी भी एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश ले सकते हैं। तीसरा बंदा हम चुनेंगे, इसमें एक प्रख्यात न्यायविद। 3 सदस्यीय समिति ये गठित होगी। 3 सदस्यीय समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आदेश जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, मैं एक बार सिंपल भाषा में समझाता हूं कि लोकसभा के मामले में 100, राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करा हुआ पत्र जब लोकसभा से हटाना चाहते तो 100 लोगों के द्वारा लोकसभा के स्पीकर को देना होता है। राज्यसभा के द्वारा अगर हटाया जाता है तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करा हुआ पत्र राज्यसभा के सभापति को देना होता है, जिसे या तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति स्वीकार या अस्वीकार कर सकते। अगर वो स्वीकार करते हैं तो एक 3 सदस्यीय समिति गठित करते। 3 सदस्यीय समिति में मैंने कहा एक तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश, एक देश का प्रख्यात न्यायविद। तीनों सदस्यीय समिति गठित की जाती है। अगर समिति संबंधित न्यायाधीश को दोषी पाती है तो उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से एक प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव पारित होने के बाद में भारत का राष्ट्रपति एक आदेश जारी करेगा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद पर नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो शपथ है भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। जबकि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों में अदला बदली, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति और राष्ट्रपति को भी मुख्य न्यायाधीश, बस इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं 125 के अंतर्गत। ये अभी जो हमने पढ़ा सारा का सारा आर्टिकल 124 के अंतर्गत हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल 125 के अनुसार। वादेरा का आर्टिकल 125 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो भारत सरकार की संचित निधि पर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेतन भत्ते है। अब वेतन भत्ते किस पर भारित होते हैं, तो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं। ये याद रखना है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ये भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। जैसे हाई कोर्ट है तो वो स्टेट गवर्नमेंट में करता है, तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनको सैलरी तो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है, पर जब पेंशन देने के काम आती है तो पेंशन उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये याद रखना। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और पेंशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये चीज याद रखना। तो 125 में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो सैलरी होती है या वेतन होता है किस पर भारित होता है, तो आपके ऑप्शन में आता है कि आकस्मिक निधि या संचित निधि या राज्य की संचित निधि के राज्य की आकस्मिक निधि, तो आपको याद रखना है भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। अब देखेंगे आर्टिकल 126 के अनुसार। अब आर्टिकल 126 क्या होता है, तो आर्टिकल 126 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की पद रिक्ति में राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। देखो आर्टिकल 126 ये कहता है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में अपन ने पढ़ा 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। अब इस एक मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है इन 33 न्यायाधीशों में से किसी एक न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चुन सकता है। ये आपको याद रखना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की रिक्ति में ऐसा हो सकता है कि जो 33 न्यायाधीश यहाँ पर है इनमें से किसी भी एक वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चुन सके। तो ये दे रखा है आर्टिकल 126 में। अब अगला देखते हैं आर्टिकल 127 के अनुसार राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम या कार्य अधिक होने के कारण हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को तदर्क न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जैसे मैं आपको बता दूं, होता क्या है किसी कंडीशन में या तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कम है या फिर सुप्रीम कोर्ट में कार्य अधिक है। उस स्थिति में यह होता है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, जो ज्यादा नॉलेज वाले हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं,
उन न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कैसे बुलाया जा सकता है? वहां पर काम करने के लिए, ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी काम कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं तदर्क न्यायाधीश। ये चीज याद रखना, जैसे मान लीजिएगा कि कोई सुप्रीम कोर्ट का अच्छा वेल नॉलेज बंदा है जो न्यायाधीश है, तो सुप्रीम कोर्ट में काम ज्यादा होने के कारण हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है, तो इस चीज को कहते हैं तदर्क न्यायाधीश की नियुक्ति। ये आपके 127 में दे रखा। अब चलते 128 में। 128 में कि वही दे रखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम होती है या कार्य अधिक होता है, उस स्थिति में जो मुख्य न्यायाधीश क्या करता है, राष्ट्रपति की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी कार्य के लिए बुला सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में कार्य अधिक होने के कारण रिटायर्ड न्यायाधीशों को या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी काम के लिए बुलाया जा सकता है। उसके लिए उनको वेतन अलग से दिया जाता है, ये आपको याद रखना है, पर उनको काम के लिए बुलाया जा सकता है क्योंकि उनको पूरा का पूरा नॉलेज तो होता ही है, तो उनको काम करना बहुत आसान रहेगा, ये आपको याद रखना। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट है पूरा का पूरा, 125 में उनके वेतन भत्ते, 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है और 127 में तदर्क न्यायाधीश है और 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं 129 में, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। अब अभिलेख न्यायालय होने का मतलब होता है कि सभी न्यायालयों से प्रमुख होता है, सभी न्यायालयों को कंट्रोल करता है, अभिलेख न्यायालय है ये 129 में। अब 129 के बाद 130 इसमें लिखा नहीं है, तो 130 में मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। अब सुप्रीम कोर्ट का स्थान का होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान होगा दिल्ली, जिसकी संख्या कितनी? 1 है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ है क्या? तो नहीं है, कोई खंडपीठ नहीं है, ये आपको याद रखना। जबकि जैसे हम मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की खंडपीठ होती है, ठीक है। हाईकोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है। सभी 25 हाईकोर्ट को कंट्रोल कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सभी हाईकोर्टों का कोर्ट कौन? सुप्रीम कोर्ट, ये समझ लीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा सभी बैंकों का बैंक कौन? तो आरबीआई, उसी प्रकार आप समझ लीजिएगा इसको। तो हम चलते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार पर, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है, हम सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला दे रखा है आर्टिकल 131, इसमें दे रखा है कि इसके अंतर्गत वे सभी मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। मतलब वो सभी मामले आएंगे, इसका अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, मतलब इसकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी के पास नहीं है। तो पहला दे रखा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाता है, तो इस विवाद को सुलझाने का काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं कर सकती, इवन इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर सकता, ये आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा केवल और केवल कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। और ये हमने आर्टिकल 71 में भी पढ़ा था, ठीक है। अब चलते दूसरे वाले पॉइंट पे, केंद्र व राज्य सरकार के बीच के विवाद। मतलब कभी कभी क्या होता है कि केंद्र में जैसे कि मोदी सरकार है और राज्य में कोई, जैसे तेलंगाना में बात करें तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार है, तो उस आधार पर अगर अपन देखें तो वहां पर अलग गवर्नमेंट है, वहां कांग्रेस है और केंद्र में बीजेपी है। तो दोनों का अगर पेचअप नहीं हो पाता है, दोनों सरकार के बीच में जब विवाद हो जाता है, तो उस वाली स्थिति में क्या होता है? तो उस वाली स्थिति में ऐसे विवाद को सुलझाने का काम भी कौन करता है? भारत सरकार मतलब भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा दे रखा है राज्य सरकार वर्सेस राज्य सरकार के बीच के विवाद। जैसे हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कोई विवाद चल रहा है, जैसे मान लीजिएगा कि चंबल नदी के जल पर विवाद चल रहा है, तो ऐसे विवाद को भी कौन सुलझाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट। तो कहने का मतलब 3 प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है जो सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा, दूसरा पॉइंट है केंद्र राज्य के विवाद, तीसरा पॉइंट है राज्य राज्य के विवाद। बस ये 3 चीजें और कौन कर सकता है? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये चीज याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा इसको सोल्व करने का अधिकार किसी के भी पास नहीं है। अब चलते अपीली अधिकार, अपील सुनने का अधिकार समझते ना,
तो अपीली क्षेत्र अधिकार, तो आर्टिकल 133 के अंतर्गत 132 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा अपीली कोर्ट है। इसे भारत के सभी हाई कोर्ट के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है और अपील 3 मामलों में सुनी जा सकती है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी हाई कोर्ट ने आपको कोई डिसीजन दे दिया या आपको किसी भी केस में बरी किया है या बरी नहीं किया है, तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट देश का ऐसा कोर्ट है जो भारत के किसी भी 25 हाई कोर्ट के खिलाफ जा सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भारत के कोई सा भी 25 हाई कोर्ट में से कोई सा भी हाई कोर्ट नहीं जा सकता। ये आपको याद रखना है। तो अपीली क्षेत्र के अधिकार में अगर हम देखें तो अपील सुनने वाला सबसे बड़ा जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। देश के किसी भी न्यायालय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार रखता है सुप्रीम कोर्ट। अपील 3 मामलों में सुनी जा सकती है। एक तो सिविल मामले होते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, दांडिक मामले तो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, और यहां दे रखा संवैधानिक मामले तो संविधान से रिलेटेड संबंधित मामले इसके अंतर्गत आते हैं। तो तीनों मामले में उसे सुनवाई का अधिकार है किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ। अब चलते पुनर्अवलोकन का अधिकार, ये आर्टिकल 137 के अंतर्गत दे रखा है। तो आर्टिकल 137 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल या कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य या दिए गए आदेश की वैधानिकता का पुनर्अवलोकन करा सकता है। पुनर्अवलोकन का मतलब है कि फिर से उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर सकता है। जैसे संसद ने कोई कार्य या कोई रूल निकाला है या फिर विधानमंडल ने निकाला है तो उसको पुनर्अवलोकन कर सकता है। ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। दूसरा आर्टिकल 139 में इसमें दे रखा है कि अंतरण का अधिकार, ठीक है ना। तो आर्टिकल 139 में अंतरण का अधिकार नहीं, आर्टिकल 139 यह गलत दे रखा है। आर्टिकल 139 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ये बी के अंतर्गत आर्टिकल 139 के अंतर्गत दे रखा है सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति। हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो आर्टिकल आपने 32 के अंतर्गत पढ़ा था, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आर्टिकल 32 के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट और आर्टिकल 139 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये हम आर्टिकल 139 के अंतर्गत देखेंगे और ये आर्टिकल 226 के अनुसार। तो आर्टिकल 139 के अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट के पास अधिकार है, जिसमें वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। अब 5 प्रकार की रीट कौन कौन सी होती है तो ये सब हम आर्टिकल 32 के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अगला यहाँ पे दे रखा है आर्टिकल 143 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 143 के अंतर्गत अगर हम देखें तो आर्टिकल 143 ये कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार है, ठीक है। परामर्श का अधिकार मतलब जैसे मान लो किसी भी मुद्दे पर भारत का राष्ट्रपति ऐसा तो है ही नहीं कि भैया कानून का विशेषज्ञ हो या उसके लिए कोई ऐसी योग्यता है जिसमें वो कानून का विद्वान हो, तो ये जरूरी नहीं होता है। तो कानून के किसी भी फैसले पर किसी भी मुद्दे पर अगर राष्ट्रपति को कोई डिसीजन लेना है तो उस स्थिति में वो भारत के सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। तो यही दे रखा है कि आर्टिकल 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति, न्यायालय इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है राष्ट्रपति को परामर्श के लिए बाध्यकारी नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि वो हर बार परामर्श दे या ना दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है। तो ये हमने पढ़ा आर्टिकल 124 से लेकर 143 तक जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे के सारे पढ़ लिए। ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन चुनता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्या है, क्या इसके प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार है, ये सारे के सारे अधिकार अपन पढ़ चुके। तो आपको याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ में 7+1 न्यायाधीश थे, 7+1 था, और दूसरे में हम बात करें तो फिर कितने हो गए, तो फिर 30+1 हुआ, और अब कितने, तो 33+1 है। ये चीज याद रखना।
मैं आपको फिर से एक बार के आर्टिकल रिपीट कर देता हूं, तो सारे के सारे आपको आर्टिकल आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछता तो सिर्फ आर्टिकल पूछता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 124 है, बहुत क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं स्थान। फिर 125 में याद रख सकते हो कि वेतन एवं भत्ते, तो आपको याद रखना है कभी, तो आप ऐसे याद रखो कि जब आप 25 साल के हो जाओगे तो आपको पैसा कमाना, तो वेतन एवं भत्ते उससे याद रखेंगे। फिर 26 साल में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, जैसे किसी का पद खाली रहेगा मुख्य न्यायाधीश का, उस स्थिति में कार्यकारी न्यायाधीश है, ठीक है। फिर 27 में तदर्क न्यायाधीश, मैंने कहा था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जब सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जाता है उस कंडीशन को अपन तदर्क न्यायाधीश वाली स्थिति समझेंगे। फिर मैंने कहा था 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीशों की कमी होगी, कार्य अधिक होगा, उस स्थिति में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के ही, उनको बुलाया जा सकता है, तो ये 128 में। फिर 129 में अपन पढ़े थे सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, मतलब सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है वो सुप्रीम कोर्ट है। 130 में हम पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है, दिल्ली में। 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता बोल सकते हो। ये और ये केवल पावर किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के। इसके अंतर्गत 3 चीजें पढ़ी थी अपन ने, याद होगा आपको, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन कर सकता है, मात्र सुप्रीम कोर्ट। 2 राज्यों के विवाद भी कौन सुलझा सकता है, मात्र सुप्रीम कोर्ट। केंद्र और राज्य के बीच के विवाद भी कौन सुलझा सकता है, मात्र सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको याद रखना। फिर मैंने 132 के अंतर्गत बताया था अपील सुनने का अधिकार। मैंने कहा था देश का सबसे बड़ा अपील न्यायालय कौन सा है, तो सुप्रीम कोर्ट है। देश के किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार रखता है भारत का सुप्रीम कोर्ट। फिर हम पढ़े थे 134 में दांडिक मामलों में अपील सुनने का अधिकार। 135 में फेडरल न्यायालय की शक्तियां हैं इसके अंतर्गत। 136 के अंतर्गत है अपील के लिए विशेष इजाजत। और 137 हमने पढ़ा था न्यायिक पुनर्अवलोकन। 138 में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता वृद्धि, और 139 में रीट जारी करने की शक्ति, और 139A में कुछ मामलों का अंतरण। अंतरण का मतलब ये होता है, समझ लीजिएगा, जैसे किसी हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट में चलने वाले केस को भी अपने पास बुला सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पड़ोस के किसी हाई कोर्ट में ट्रांसफर भी कर सकता है। जैसे मान लीजिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अपने पास बुला सकता है, या किसी पड़ोसी न्यायालय में भी वो ट्रांसफर कर सकता है। तो इसको कहते हैं अंतरण का अधिकार। 140 के अंतर्गत है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, और 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। 141 ऐसे समझिएगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई रूल लेकर आया, कोई अधिनियम लेकर आया, कोई कानून लेकर आया, तो जितने भी भारत सरकार के अंतर्गत कोर्ट आते हैं उन सभी कोर्ट को उस नियम को मानना जरूरी होगा। फिर 142 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का प्रवर्तन। 143 में हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास, पर उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, ये याद रखना सुप्रीम कोर्ट। 146 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों के वेतन भत्ते या उनके सेवकों के वे, कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के अलावा बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां पे कार्मिक होते हैं, उनके वेतन भत्तों के बारे में, उनकी सैलरी के बारे में आर्टिकल 146 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो ये सारे आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं और पूरा डीप में अपन समझ भी चुके हैं। इसके बाद हम आर्टिकल 148 से पढ़ेंगे सीएजी के बारे में। सीएजी क्या होता है, इसको देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, फिर भी मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे अपन कहते हैं, ठीक है।